कोरोना से और बेहतर ढंग से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले ये लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा था, इसीलिए इसे लॉकडाउन 2 कहा जा रहा है। पीएम मोदी द्वारा लॉकडाउन 2 की घोषणा किए जाने के बाद देश के कुछ इलाकों में प्रवासी लोग अपने घरों को जाने के लिए भीड़ के रूप में सड़कों पर नजर आ रहे हैं और इस पर सियासत भी खूब हुई। लेकिन लॉकडाउन 2 के समर्थन में वाराणसी के लोग अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और अब तो बकायदा गरीबों जरूरतमंदों में बांटने के लिए लॉकडाउन 2 की पूड़ियां भी तली जा रही हैं। यूं तो लॉकडाउन की शुरुआत से वाराणसी के गोला इलाके में गरीब जरूरतमंदों के लिए रोजाना हजारों खाने के डिब्बे तैयार होते रहे हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन 2 की शुरुआत हुई है तब से इस रसोई में अलग जोश और लॉकडाउन 2 का समर्थन दिखाई दे रहा है। वाराणसी का ये किचन अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री के फैसले के साथ दिख रहा है। इसी समर्थन को जाहिर करने के लिए केसरवानी समाज के युवाओं ने अनूठा तरीका खोजा है। ये लोग पूड़ियों पर ही केसरिया रंग से लॉकडाउन 2 लिख रहे हैं। उसके बाद इन हजारों लॉकडाउन 2 लिखी पूड़ियों को तलकर गरीब जरूरतमंदों के लिए सब्जी के साथ डिब्बों में पैक भी कर रहे हैं। इस बारे में और जानकारी देते हुए अखिल भारतीय केसरवानी वैश्य युवक सभा के अध्यक्ष संदीप केसरी ने बताया कि लॉकडाउन 2 लिखकर पूड़ियों को तैयार करके इसलिए पैक किया जा रहा है क्योंकि वो और उनका केसरवानी समाज अपने काशी के सांसद और देश के पीएम मोदी के लॉकडाउन 2 के फैसले के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी की ही प्रेरणा से केसरिया रंग से लिखकर तैयार की गई इन विशेष पूड़ियों को लॉकडाउन 2 के पूरे फेज में बांटते रहेंगे। उन्होंने आगे बताया कि काशी से लॉकडाउन 2 का दिया गया ये संदेश पूरे देश और दुनिया तक पहुँचेगा क्योंकि लॉकडाउन 2 की जरूरत पूरे देश को है। यूपी के मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिसकर्मियों पर हुए हमले की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोर निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच कोरोना वॉरियर्स पर हो रहे हमलों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए साफ कर दिया है कि पुलिस और मेडिकल टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई होगी। इससे पहले इंदौर में भी कोरोना की स्क्रीनिंग करने गई डॉक्टरों की टीम पर हमला हुआ था, तब वहां भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपियों पर NSA लगाने के आदेश दिए थे। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है और ये कब किन नागरिकों को पकड़ा जा सकता है, इसमें कितने महीने जेल में रहने की सजा होती है। आपको बता दें कि ये NSA को रासुका भी कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा डालने वालों लोगों पर नकेल कसने के लिए बनाया गया है। सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा शक्ति देने से संबंधित ये कानून है। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सही तरीके से चलाने में उसके सामने बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो उसे सरकार NSA कानून के तहत गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। इसके अलावा किसी समय सरकार को ये लगता है कि कोई व्यक्ति जरूरी सेवा की आपूर्ति में बाधा बन रहा है तो वो उसे NSA के तहत गिरफ्तार करवा सकती है। NSA यानी रासुका को 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था। ये कानून देश की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित है। ये कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। CCP 1973 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश जारी किया जाता है उसकी गिरफ्तारी भारत में कहीं भी हो सकती है। सरकार को अगर ये लगता है कि अगर कोई शख्स कानून व्यवस्था में बाधा बन रहा है तो उसे अरेस्ट कर सकती है। वहीं अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति उसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो वो उसे NSA के तहत गिरफ्तार करने की शक्ति दे सकती है। इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। राज्य सरकार को ये सूचना देनी होती है कि उस व्यक्ति को रासुका के तहत व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। रासुका के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को
उनके खिलाफ आरोप तय किए बिना 10 दिनों के लिए रखा जा सकता है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाई कोर्ट के सलाहकार बोर्ड के सामने अपील कर सकता है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की अनुमति नहीं होती है। कोरोना वायरस के महासंकट की वजह से देश में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में एक दूसरे से जुड़ने के लिए लोग वीडियो कॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो कॉलिंग या कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि ये ऐप सुरक्षित नहीं है। ऐसे में लोग इसका सावधानी से इस्तेमाल करें। देश में लॉकडाउन होने के बाद निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों के साथ बैठक के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन गृह मंत्रालय ने इस ऐप के इस्तेमाल को लेकर यूजर्स को आगाह किया है। गृह मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी एडवाइजरी में जूम को सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं बताया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि इस ऐप के जरिए बैठक के दौरान अनाधिकृत रूप से किसी का प्रवेश हो सकता है, इसलिए यूजर्स और कंपनियां अपनी बैठक को फुल प्रूफ बनाएं, ताकि सॉफ्टवेयर में किसी तरह की सेंधमारी न हो सके। सरकार ने जूम ऐप का इस्तेमाल करते समय उठाए जाने वाले कदमों की भी जानकारी दी है। बीते दिनों जूम के जरिए बैठकों में सेंधमारी होने की घटनाएं सामने आई हैं। भारत में निजी कंपनियां एवं संस्थाएं बड़े पैमाने पर इस ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं। यहाँ तक कि स्कूलों ने भी इस ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरकार ने अपनी एडवाइजरी में जूम ऐप का इस्तेमाल करने से न सिर्फ मना किया है, बल्कि इसका इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की भी बात कही है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने पहले भी 6 फरवरी 30 मार्च को इसको लेकर जानकारी दी थी। ऐसे में लोग इस पर सतर्कता बरतें। सरकार ने कहा कि लोग अगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें। लगातार पासवर्ड बदलते रहें। कॉन्फ्रेंस कॉल में किसी को अनुमति देते हुए सावधानी बरतें। जूम पर बात करने के लिए गृह मंत्रालय ने ये सुझाव दिए हैं, जिनका पालन कर सतर्कता बरती जा सकती है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि हर मीटिंग के लिए नए यूजर आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करें। वेटिंग रूम को एनेबल करें, ताकि कोई भी यूजर तभी कॉल में शामिल हो सके जब कॉन्फ्रेंस करने वाला अनुमति दे। ज्वाइन ऑप्शन को डिसेबल कर दें। इसके अलावा स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन सिर्फ होस्ट के पास रखें। किसी व्यक्ति के लिए रीज्वाइन का ऑप्शन बंद रखा जाए। फाइल ट्रांसफर के ऑप्शन का कम से कम इस्तेमाल करें। एडवाइजरी में जूम के जरिए बैठक या कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते समय ध्यान रखने वाली बातों को बताया गया है। इसमें प्रत्येक बैठक के समय यूजर और पासवर्ड बदलने की सलाह दी गई है। जूम ऐप के इस्तेमाल पर सरकार ने 16 पन्नों की काफी विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। सरकार इसके पहले भी इस तरह की 2 एडवाइजरी जारी कर चुकी है। बता दें कि देश में 25 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। निजी कंपनियां और स्कूल बंद हैं। ऐसे में निजी कंपनियों की तरफ से वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है। कंपनियां अपने कर्मचारियों के साथ बैठक करने और रणनीति बनाने के लिए जूम वीडियो ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं। बैठकों में कंपनी से जुड़ी गोपनीय और महत्वपूर्ण बातें भी होती हैं। ऐसे में ऐप में कोई सेंधमारी करता है तो उसके हाथ अहम जानकारियां हाथ लग सकती हैं। इसे देखते हुए सरकार ने कंपनियों और यूजर्स को आगाह किया है। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए आम आदमी घरों के अंदर है। ऐसे में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एसडीएम साहब को लगा कि मैडम को इससे अच्छा मौका ही नहीं मिल सकता। देखिए कैसे मैडम लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खाली सड़क पर गाड़ी दौड़ा रही हैं। दरअसल रायसेन जिले के सिलवानी उपखंड के एसडीएम अनिल जैन की पत्नी किरण जैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। एसडीएम की सरकारी गाड़ी एक महिला द्वारा चलाए जाने पर लोगों को एक बारगी तो माजरा समझ नहीं आया। जानकारी मीडिया तक पहुंची तो गाड़ी रुकवा ली गई। तब पता चला कि एसडीएम का ड्राइवर उनकी पत्नी को गाड़ी चलाना सिखा रहा है। मीडिया को देख एसडीएम साहब की पत्नी ड्राइविंग सीट से उतरकर फौरन पीछे वाली सीट पर जा बैठी। जब एसडीएम की पत्नी से लाइसेंस होने के बारे में पूछा गया तो पहले तो कैमरे से नजर छुपाती दिखी। बाद में जवाब दिया कि फालतू की बातें मत करो, लाइसेंस है मेरे पास, घर पर रखा हुआ है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम साहब फौरन तबादला कर दिया गया।
मामला जैसे ही रायसेन जिला कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और 15 अप्रैल को सिलवानी एसडीएम के पद से अनिल जैन को हटा दिया। उनकी जगह जिला कलेक्टर कार्यालय के पदस्थ डिप्टी कलेक्टर LK खरे को सिलवानी एसडीएम के पद की जिम्मेदारी सौंपी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की हर तरह की फंडिंग को रोक दिया है। ट्रंप ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने को लेकर संगठन की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि संगठन सही तरह से महामारी का सामना नहीं कर सका और इसलिए वो इसे मिलने वाले अमेरिकी मदद पर रोक लगा रहे हैं। अगले 60 से 90 दिनों तक ये मदद बंद रहेगी और इसके बाद एक रिव्यू होगा, फिर कोई फैसला लिया जाएगा। अमेरिका की तरफ से संगठन को सबसे ज्यादा मदद मिलती है, वहीं चीन जहां से महामारी निकली है वो इस संगठन को सबसे कम अनुदान देता है। पहले बात करते हैं चीन, भारत और पाकिस्तान की। चीन जो दुनिया में महामारी की वजह बन गया और जहां के वुहान से निकले जानलेवा वायरस ने दुनिया भर में त्राही त्राही मचा दी, उसका योगदान WHO में केवल 0.21% है। ये न सिर्फ भारत बल्कि चीन के करीबी दोस्त पाकिस्तान से भी कम है। भारत की तरफ से WHO में 0.48% है और पाकिस्तान का 0.36% है। फ्रांस की तरफ से संगठन को 0.50% की आर्थिक मदद दी जाती है। यूनाइटेड नेशंस के मानवाधिकार कार्यालय की तरफ से 5% से ज्यादा की आर्थिक मदद WHO को मिलती है। ट्रंप ने WHO पर चीन पर केंद्रित होने का आरोप लगाया है। अमेरिका संगठन को करीब 15% की आर्थिक मदद देता है। संगठन का बजट करीब $6.2 बिलियन है। वेबसाइट पर जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक 14.67% बजट के साथ अमेरिका टॉप पर है। अमेरिका ने साल 2018-19 में WHO को $400 मिलियन की मदद की थी। इसके बाद बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है जो करीब 9.76% का योगदान देती है। इसके बाद तीसरा नंबर जेनेवा स्थित गावी अलायंस का है और इसकी तरफ से 8.39% का योगदान WHO को हर साल होता है। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से 7.79% और जर्मनी की तरफ से 5.68% की आर्थिक मदद संगठन को की जाती है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 3.42%, रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से 3.3%, यूरोपियन कमीशन 3.3% और जापान की तरफ से 2.7% की मदद संगठन को मिलती है। ऐसे में चीन जो कि वर्तमान समय में विवाद में है, उसकी तरफ से इतनी कम आर्थिक मदद वाकई हैरान कर देने वाली है। WHO को जो रकम मिलती है वो जरूरत और प्राथमिकताओं के आधार पर खर्च की जाती है। इसके अलावा किसी विशेष अभियान के लिए भी इसी मदद से रकम खर्च की जाती है। संगठन को 4 तरीके से फंड मिलता है और स्वेच्छा से होने वाली मदद इसमें सबसे ऊपर है। करीब 80% आर्थिक मदद इसी तरह से संगठन को मिलती है।